बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम सेठी साहब ने अपना ओहदा बचाने के लिए पूरी कोशिश की। मियां नवाज शरीफ से पूछा कि मैं जरदारी साहब से मिल लेता हूँ, मामला तय कर लेता हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने नजम सेठी से मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि मैं इस सौदे से अलग हो जाता हूँ, आप संभालिए, आप ले लीजिए। आसफ अली जरदारी की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब बैन-ओ-सूबाई वजारत हमारे पास है तो चेयरमैन पीसीबी की तकर्री वो भी हमारी पार्टी ही को करनी है। लेकिन नजम सेठी को मियां नवाज शरीफ साहब से दोस्ती की बिना पर चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। नजम सेठी का आपने देखा कि किस तरह से लंदन गए, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें की और एक कश्ती में दोनों सवार भी थे। कभी वो मौका था कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुक्म दिया गया कि नजम सेठी को फेंटी लगाई जाए और फिर नजम सेठी के घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस या कोई भी दूसरे अदारे के लोग दाखिल होते हैं, नजम सेठी साहब के बेडरूम से इनको खींचते हैं। नजम सेठी साहब किस हालत में थे वो भी मीडिया में उन दिनों में आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ के साथ नजम सेठी की ऐसी यारी हुई, ऐसी दोस्ती हुई कि नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी एक बार फिर दूसरी बार लगा दिया गया। लेकिन अब मुकाबला जरदारी से था और ये हुकूमत जरदारी के सामने, बिलावल के सामने, पीपल्स पार्टी के सामने अपने आप को बचाने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए, बजट मंजूर करवाने के लिए बिल्कुल लेट गई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून पार्टी के तौर पर और इसकी लीडरशिप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तड़ी लगाई गई थी कि अगर सिंध के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड जारी नहीं किए जाते तो फिर हम बजट पास नहीं होने देंगे। बजट पास ना होता तो फिर क्या होता, हुकूमत चली जाती और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी कश्ती में सवार हैं, वो भी चले जाते। छलांग कैसे लगा सकते थे। नजम सेठी साहब की तरफ से अब कहा गया है कि मैं पीपल्स पार्टी और मियां शहबाज शरीफ के माबैन बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता, हड्डी नहीं बनना चाहता, तो मैं अलग हो जाता हूँ। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से जनाब नजम सेठी साहब निकले। ये ऐसी शख्सियत है माशाल्लाह से, कायद आज़म के हवाले से बदजुबानी करते रहे हैं। कायद आज़म को किसी मामले में अहमक कहते थे और ऐसा बंदा मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को पसंद आ गया और उन पर ओहदों की, मुराद की बरसात कर दी। अब मुकाबला आसफ अली जरदारी से था। ये मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि हम इसके भी ख़िलाफ़ हैं, उसके भी ख़िलाफ़ हैं, नाम ले लेकर ये तड़ियाँ लगाते थे, धमकियाँ लगाते थे। लेकिन आसफ अली जरदारी के सामने ये रेत की दीवार साबित हुए, ढह गए, बैठ गए, लेट गए, घुटनों के बल झुक गए। आसफ अली जरदारी की तरफ से ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनवाना था, तो आसफ अली जरदारी इस कोशिश में कामयाब हो गए। अब ये देखना है कि मेरिट पर दोनों में से कौन ज़्यादा पूरा उतरता है। मेरिट पर तो माशाल्लाह से दोनों ही पूरा नहीं उतरते, क्योंकि क्रिकेट का मामला है तो उसमें किसी खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी को, बेहतर खिलाड़ी को चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें सियासत चलती है तो फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा मेरिट पर कौन पूरा उतरता है। ज़का अशरफ किसी दौर में, अपनी जवानी के दौर में क्रिकेट खेलते रहे, तो नजम सेठी साहब क्या खेलते रहे, इनका क्रिकेट से क्या वास्ता, क्या लेना देना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि एक चीफ जस्टिस साहब नसीम हसन शाह साहब वो मियां नवाज शरीफ को कहते हैं कि अगर मुझे कोई इनाम देना है, किस चीज़ का इनाम देना था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी थी, मियां नवाज शरीफ की असम्बली इनकी हुकूमत में डिज़ाल्व हो गई थी, तो उसको नसीम हसन शाह साहब की तरफ से बहाल कर दिया गया था। पाकिस्तान में ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी आगे जब नज़ीर देने का मौका आया तो सज्जाद अली शाह साहब ने
बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बहाल करने से इनकार कर दिया। बहरहाल नसीम हसन शाह साहब को इसके इनाम में मियां नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीसी बिलगा दिया था। और नजम सेठी का क्या तजर्बा है, क्या महारत है। कहा जाता है कि जब नजम सेठी बच्चा था तो इनकी मां जब हांडी पकाया करती थी, ये साथ खेला करते थे, ये डोई पकड़ लेते थे, अपनी मां को कहते थे बालें करा, तो वो इनकी तरफ छोटा सा आलू फेंक देती थी और उसको ये फिर छक्का लगाते थे या चौका लगाते थे। तो ये इनकी महारत है। इस बिना पर इनको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया था। तो अब आसफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी का जोर चल गया और उन्होंने अपना बंदा चेयरमैन पीसीबी लगा लिया। नजम सेठी साहब की जो दोस्ती मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी, जो कुर्बत उनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ थी, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अपने वज़ीर आज़म बनने की प्लानिंग सामने आ गई है। ये अमूमी तौर पर इनके हामी एंकर और सहाफ़ी ये कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी की बारी है, बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये सारा कुछ जो खेल रचाया गया है, जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ इसी मकसद के लिए हो रहा है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अपने वज़ीर आज़म बनने की प्लानिंग किस तरह से डिस्क्लोज़ की गई है, ये ज़रा थोड़ा सा उनका क्लिप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक का अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शंस हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर ये जो तारीख़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है कराची में, हैदराबाद में, जहां तारीख में पहली बार हमारा हैदराबाद और कराची के मेयर्स जियाले होंगे, इस पे मैं कराची और हैदराबाद के अवाम का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। ये पहला कदम हमने लिया है, आगे हमने जनरल इलेक्शंस भी जीतना है और मिल के अपना मुल्क का तरक्की का और ख़ास तौर पे अपने अपने इलाकों के और अपने शहरों की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। मैं समझता हूँ ये जीत जमहूरी सियासत की जीत है। हाँ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े खुश हैं मेयर कराची बनाकर। किस तरीके से मेयर कराची बना, क्या क्या बददियानती की गई, क्या क्या बेईमानी की गई, किस तरह से लोगों को अगवा किया गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म भी मैं इसी तरह से बनूंगा और कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं। और जिसको इन्होंने मेयर बनाया है उसने अभी इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए 6 माह की मुद्दत होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। मुर्तज़ा वहाब की तरफ से कहा गया है कि कौन 6 महीने का इंतज़ार करेगा, हम कल ही किसी को मुस्ताफ़ी करवा लेते हैं और उस पर जितना जल्द मुमकिन हो सकता है इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि वो इंतखाबात करवा दें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाल्लाह से कौन है, वो कोई पीटीआई की तरफ से मुतालबा नहीं किया जा रहा, पीपल्स पार्टी का मुतालबा है और मुस्लिम लीग नून का मुतालबा हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह से फ़ाल हो जाता है वो इस मामले में, मुर्तज़ा वहाब के मामले में देखा जाए। उधर जमात इस्लामी की तरफ से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। उनके साथ जो कुछ हो चुका है उस पर अभी तक जमात इस्लामी तिल मिला रही है। देखते हैं कि जमात इस्लामी आखिरी हद तक कब जाती है। अगर ये मामला तहरीक इंसाफ का होता तो फिर जमात इस्लामी और इसके साथ कई और छोटे मोटे ग्रुप बनकर ज़मीन आसमान एक करने की कोशिश करते, लेकिन ये मामला पीपल्स पार्टी के साथ है या ये मामला मुस्लिम लीग नून के साथ होता तो वहाँ पे इनका इश्तियाल, इनका गुस्सा थोड़ा सा अपने ख़िलाफ़ होने वाली बदतरीन ज़्यादती के बावजूद भी ठंडा पड़ जाता है। अब हम खामोश मुजाहिद और पुरजोश मुजाहिद की बात कर लेते हैं। आदर राजा की तरफ से जो कोई सदीक जान के बारे में कहा गया था, सदीक जान ने उनका अपने वीलॉग्स में बड़ा सख्ती के साथ, तुरशी के साथ जवाब दिया था। दोनों के माबैन जिस तरह से मामला चल पड़े थे तो ख़दशा यही था ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला पहुंच जाएंगे और उससे फ़ायदा कौन उठाता है, फ़ायदा इनके मुखालफिन उठाते हैं। जैसा कि ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के 2 कारकुन आपस में लड़ पड़े, हालांकि दोनों का पीटीआई के साथ कोई तलक नहीं है, कोई वाबस्तगी नहीं है। ये अलग बात है कि दोनों जब वीलॉग करते हैं, जब बात करते हैं तो उससे तहरीक इंसाफ की हमायत ज़ाहिर होती है।
ان دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے، جس طرح کی کردار کشی کی جا رہی تھی، انتہائی زیادہ افسوسناک تھا۔ لیکن اب ایک خاموش مجاہد اور دوسرا پرجوش مجاہد صدیق جان، ان کے مابین شاید مفاہمت ہو گئی ہے۔ اگر مفاہمت نہیں بھی ہوئی تو بھی ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف تنی ہوئی توپیں وہ طرح نیچی ہو گئی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک خامد کی طرف سے اپنی بیوی کو بیچنے کی۔ یہ پاکستان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم کیسا معاشرہ ہیں کہ ایک خامد اپنی بیوی کو بیچ دیتا ہے۔ بیوی کے والدین کو پتہ چلتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو وہ بازیاب کروا لیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 سال قبل لاہور سے سائم مسیح اپنی بیوی کو سندھ لے جاتا ہے، وہاں پہ وہ ملازمت کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے، اس کی بیوی وہیں بھی رہ جاتی ہے۔ اس نے گھر آ کر جو کچھ بھی بتایا، لڑکی کے والدین، لڑکی کا نام مہک ہے، مہک کے والدین کو جب یہ تھوڑا سا شک پڑتا ہے، ان کی طرف سے کیس کروایا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد مہک کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ سائم مسیح گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی، یہ سائم مسیح اس کا شوہر تھا، اور اس کا ساتھی پٹھان خان، نام دیکھیں، پٹھان اور خان بھی، دونوں طرف غیرت ہی غیرت جھلکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ان دونوں کی طرف سے انتہائی زیادہ بے غیرتی کی جاتی ہے، لڑکی کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم پولیس پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ حرام خور ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ بدعنوان ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ پولیس میں زیادہ ہیں، کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں اس طرح کے لوگ نہ ہوں، لیکن کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں ایماندار، ماہر، دیانتدار اور سچ کا ساتھ دینے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور پولیس کی طرف سے پوری محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں پولیس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پولیس کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس پر بھی ہم لوگ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، برائیوں پر تو تنقید بہرحال ہوتی ہی ہے۔ تو پولیس کو مبارک دینی چاہیے، پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں، اور باقی دیگر جن معاملات میں پولیس بڑی جانفشانی سے کام کرتی ہے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے، ایسے معاملات پر پولیس کو خراج تحسین تو بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔